हेलो एवरीवन। सो जैसे कि हम सबके रिज़ल्ट आ चुके हैं एमबीए थर्ड सेमेस्टर के, और अब हमें फोर्थ सेमेस्टर के लिए अच्छे से मेहनत करनी है। और एक उसके लिए सबसे अच्छा मतलब बोल सकते हैं और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आ जाता है लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेसेस। ये थोड़ा सा ना थियोरेटिकल है और साथ में थोड़ा सा लॉज वगैरह है जिसमें हमें याद करना मुश्किल हो जाता है। तो वही हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की और उसे समझने के लिए। और ये जो मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, सो डैट दे कुड ईजिली एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड उसी से ही बेसिस पे वो अपना एग्ज़ाम भी अच्छे से कर पाए, ठीक है, और अच्छा स्कोर जो है सिक्योर कर पाए। तो यहाँ पर हमारा है फर्स्ट चैप्टर, मतलब इसमें ना जो यूनिट्स हैं वो चैप्टर बेसिस पे है। तो यहाँ पे 10 चैप्टर्स हैं। सो जैसे जैसे कंसेप्ट है, कंसेप्ट बेसिस पे मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ। सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है एक्सप्लोरिंग फिलोसफिकल फाउंडेशंस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ये बहुत ज़्यादा बेसिक और मैं बोलूँगी ज़्यादा इतना स्कोरिंग नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे कि हमारा एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है एक लैटिन टर्म है जो कि दो डिफरेंट टर्म्स से मिल करके बना है। फर्स्ट इज़ ज्यूरिस एंड सेकंड इज़ प्रूडेंशिया। ज्यूरिस यहाँ पर हमारा मतलब है लॉ से, और प्रूडेंशिया इट्स मीन्स स्किल और द नॉलेज। सो हम समझ सकते हैं कि लॉ की नॉलेज को हम ज्यूरिस्प्रूडेंशिया कहते हैं। वी कैन कंक्लूड दिस एज अ एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द लॉ एंड इन न्यूएंस्ड मैनर। तो हम इसको समझ सकते हैं कि को ये काइंड ऑफ एक एबिलिटी होती है लॉ को समझना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ इसकी डिफ़ाइन है। रेफर दिस एज अ आई ऑफ लॉ। ये एक आई ऑफ लॉ है, मतलब हमें एक नज़रिया मिलता है लॉ को समझने का, एक हमारा एक पर्सपेक्टिव बिल्डअप होता है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। और अगर आपको एक अच्छी सी डिफ़ाइन चाहिए किसी ऑथर की, सो उसके लिए हमारे यहाँ पर एक ही हम याद करेंगे, सेलमेंट हैज़ इनकैप्सुलेटेड इट इज़ इन द टर्म ऑफ और साइंस ऑफ लॉ, ठीक है। सो ये बहुत इजी सी है, इसको याद हम कर सकते हैं। सेलमेंट हैज़ एनकैप्सुलेटेड इट इज़ इन द टर्म ऑफ साइंस ऑफ लॉ, ठीक है। एनकैप्सुलेटेड का मीनिंग यहाँ पर है एक्सप्लेन, कि सैलमेंट ने एक्सप्लेन किया है दिस टर्म को साइंस ऑफ लॉ के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, यहाँ पे क्या क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो वही वही चीज़ें मैंने करी जो जो आ सकती हैं, ठीक है। टू एक्सप्लोर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड फ्रेमवर्क्स ऑफ द लॉ, ठीक है। ये मतलब हम एक तरह से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मिल जाते हैं, फ्रेमवर्क मिल जाता है लॉ का कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसको एक हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकेंड इज़ द टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। थर्ड इज़ द अंडरस्टैंड द इंटरप्ले बिटवीन सोसाइटल एंड द लीगल नॉर्म्स। कि हमें एक तरीके से पता चल जाता है कि लीगल नॉर्म्स और सोसाइटल नॉर्म्स हमारे कैसे इंटरप्ले करते हैं एक्चुअल में, वो किस तरीके से एक रिलेशनशिप में और कैसे वो मतलब हम कह सकते हैं रेगुलेट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस इन द बिजनेस मैनेजमेंट। तो देखो जैसे हमने अभी पहले पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स में, उसी को ही हम सिग्निफिकेंस भी कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होता है, हमें इंपॉर्टेंस होती है। तो इंपॉर्टेंस समझने के लिए हम कह सकते हैं कि इसमें हमें लीगल कंप्लाइंस मिल जाता है। लीगल कंप्लाइंस की हमें अपने बिज़नेस को चलाने के लिए जो भी हमारे रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस है उसकी हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हम कंप्लायंस अपना फुलफ़िल कर सकें। सेकंड हमारा है एथिकल कंसिडरेशंस, फोस्टर पॉजिटिव इमेज, कि हमें जो भी एथिकल कंसिडरेशन है कि अपनी जो बिज़नेस की इमेज है मार्केट में वो हम अच्छे से पॉजिटिवली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा आ जाएगा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स टू प्रिवेंट द डिस्प्यूट्स। जो भी हमारे से डिस्प्यूट्स होते हैं, देखो हम सीधी सी बात है, बिज़नेस करते वक्त डिस्प्यूट्स होते ही हैं, और डिस्प्यूट्स होने का डजंट मीन कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो। डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो होना एक तरीके से नेचुरल है, ठीक है, बट उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द नॉलेज अबाउट लॉ। अगर हमें पता होगी तो हम उसको हैंडल कर सकेंगे। तो हमें कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स में हमें हेल्प करता है, ठीक है। डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशंस के लिए हमें हेल्प करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए हेल्प करता है कि भैया हमें पता हो कि स्टेक होल्डर्स के सारे शेयर होल्डर्स के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हैं जिसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें। सिक्स्थ आ जाएगा हमारी रिस्क मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस हैं उसको हम बना सकते हैं, ठीक है, वो भी हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कोई अगर पॉलिसी डेवलपमेंट हमने करनी है इन टर्म्स ऑफ कि एम्प्लॉयज़ के हमें वेलफेयर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हमें पॉलिसी डेवलपमेंट करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हमें लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम ढंग की
और एक लॉफुल पॉलिसी बना पाएंगे, इंटरनल पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस बना पाएंगे। ठीक है, अब उस पर एक बहुत अच्छा से कंसेप्ट आ जाता है, टर्म आ जाती है विच इज़ नेचुरल लॉ। अब आप समझेंगे नेचुरल लॉ क्या होता है। सो नेचुरल लॉ होता है, उसको हमने 2 पॉइंट्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है जिससे अच्छे से समझ आ जाएगा। सोर्स ऑफ लॉ इज़ अ नेचर और द डिवाइन पावर। वो कहता है कि लॉ यहाँ पर जो है उसका सोर्स एक नेचुरल होना चाहिए और डिवाइन पावर होना चाहिए, मतलब जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो एक तरीके से सही गलत का जो चीज़ होती है वो ह्यूमैनिटी बेसिस पे होती है कि अगर ह्यूमैनिटी बेसिस पे वो चीज़ सही है तो रूल जो मर्जी हो, सोसाइटी जो मर्जी हो, हमें अगर ह्यूमैनिटी के बेसिस पे वो चीज़ सही है तो वो सही है, अगर ह्यूमैनिटी के बेसिस पे वो चीज़ गलत है तो वो गलत है। ठीक है, जैसे कि और सेकंड में एवरीथिंग विल बी राइट इफ़ इट्स मॉरली राइट। हर एक चीज़ सही है अगर वो मॉरली सही है। जैसे कि अगर किसी का मर्डर किया गया है, किसी भी बंदे का मर्डर किया गया है विच इज़ मॉरली इनकरेक्ट, तो सीधी सी बात है वो चीज़ गलत ही मान जाएगी। बट अगर हम यहाँ बोले कि भैया वो जो मर्डर उसका किया गया था वो एक तरीके से वो बंदा टेररिस्ट था, इसलिए उसको हमारे हम बोल सकते हैं देश को बचाने के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए हमें उसको मारना ज़रूरी था, तो वो चीज़ हमारी एज़ पर द रूल्स एज़ पर द लॉ जो है वो सही हो जाएगी, बट मॉरली तो इट्स इनकरेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे जो नेचुरल लॉ है ये हमारा मॉरल बेसिस पे चलता है। ठीक है, और सेकंड आ जाता है लीगल पॉजिटिविज्म। सो लीगल पॉजिटिव इसका ऑपोजिट हो गया। यहाँ पे कहता है जो रूल्स बन गए वो चीज़ सही होनी चाहिए, वेदर मॉरल जो मर्जी कहे। ठीक है, तो मतलब अगर किसी टेररिस्ट का मर्डर किया गया है या उसको हम कहते हैं उसका एनकाउंटर किया गया है, सो डैट वुड बी राइट हेयर बट डैट वुड बी रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉ। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसमें। सो लीगल पॉजिटिविज्म में यहाँ पे आ जाएगा रूल्स मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। उसकी मतलब जो पूरी प्रॉपर अथॉरिटी के बेसिस पे ये मानते हैं कि बना है, कुछ सोच समझ के बनाया गया होगा, ये मान के चलते हैं। रूल्स आर द करेक्ट वेदर दे आर मॉरली राइट और रॉन्ग, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई। सो एक बहुत ईजी सा हमारा डिफरेंस है ये, बट ये चीज़ ज़रूरी है हमें समझना क्योंकि आगे जो चैप्टर्स हैं वो इस बेसिस पे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा सा इसमें एग्जाम्पल आपको मिलेगा, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, और आप शायद खुश भी हो जाएंगे कि आजकल बड़ा एलुमिनी चला हुआ है ना, तो उस बेसिस पे। सो अगर हमें डिफरेंस समझना हो इसके लिए और क्लियरिटी से तो हम समझ सकते हैं एलुमिनी लॉ। एलुमिनी लॉ में हमारा जैसे है कि आफ्टर डिवोर्स वुमेन विल गेट द एलुमिनी मनी बट नॉट टू मैन। तो अब ये मॉरली तो सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक तरह से बायसनेस है, डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन जेंडर। ठीक है, तो मॉरली तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, बट बाय द लॉ ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि उन्होंने सोसाइटी की डिपेंडेंस देखी है कि भैया यहाँ पे पेट्रोल का है कि ये सब चीज़ें चल रही हैं या पेट्रोल का डोमिनेंस चल रहा है, तो उस बेसिस पे उन्होंने इस चीज़ को समझा है। तो बाय द लॉ दिस इज़ राइट बट मॉरली दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है, सो ये चीज़ है यहाँ पर। अब उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा, ये टॉपिक थोड़ा सा हिस्ट्री बेसिस पे आ जाता है, हिस्ट्री वगैरह चीज़ें आ जाती है, थोड़ा सा बोरिंग होगा बट समझना ज़रूरी है। सो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ ज्यूरिप्रूडेंस फ़िलासफ़ी, यहाँ पे आ जाता है एंशिएंट फ़िलासफ़र्स। एंशिएंट मतलब हमारे पुराने जो फ़िलासफ़र्स थे उन्होंने क्या क्या किया। सो प्लेटो एंड एरिस्टोटल थे, उन्होंने 4th सेंचुरी BCE में जो भी अपने डायमेंशंस ऑफ लॉज बनाए थे तो उन्होंने एथिकल डायमेंशंस लेकर के आए थे, मतलब देवर सपोर्टिंग द नेचुरल लॉ, जो कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, बाद में हमारे उसी में ही हमारे रोमन ज्यूरिस्ट भी आ गए। ठीक है, रोमन ज्यूरिस्ट में कौन कौन थे? सेरो एंड अल्पियन। सो वो थे 1st सेंचुरी BCE टू 3rd सेंचुरी CE में। सो इन्होंने भी क्या किया था? आइडिया ऑफ द नेचुरल लॉ विच कुडेंट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उन्होंने बोला हम किसी पर्सन के बेसिस पे बाइस नहीं करेंगे, नेचुरल लॉ को ही लेके चलेंगे, जो कि मॉरली करेक्ट है वही हर जगह करेक्ट है। ठीक है, ये था इन दोनों का सोचना, मतलब एक तरीके से समझना। ठीक है, और ये काफ़ी टाइम तक यही चीज़ चलती रही। फिर आ गए हमारे मेडिवल थियोलॉजियंस। ठीक है, तो उसमें हमारे थॉमस एक्विंस आए 13th सेंचुरी में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दे एम्फसाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ द डिवाइन एंड द ह्यूमन लॉ। उन्होंने वही यहाँ पे भी डिवाइन एंड द ह्यूमन लॉ मीन्स यहाँ पे भी नेचुरल लॉ का ही इन्फ्लुएंस है। ठीक है, फिर 4th में हमारा रेनेसांस एंड एनलाइटमेंट थिंकर्स आए। ह्यूगो गॉर्टियस 17th सेंचुरी में नेचुरल लॉ इन इंटरनेशनल रिलेशन। उन्होंने नेचुरल लॉ लेकर के आए इंटरनेशनल रिलेशन के बेसिस पे। उन्होंने बोला कि भैया नेचुरल लॉ हर जगह सही रहेगा, भले ही रिलेशन नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब दे आर हम बोल सकते हैं इन द साइड ऑफ द नेचुरल लॉ ओनली
बट इन डिफरेंट स्टेजेस। मतलब उन्होंने पहले एथिकल डायमेंशंस पे ले आए, उन्होंने यहाँ पे पर्सन के इंडिफरेंस होने पर भी उन्होंने बोला कि जितना मर्जी बंदे अलग अलग हो बट नेचुरल लॉ ही हमारा सही माना जाएगा। इन्होंने भी डिवाइन एंड द ह्यूमन पावर्स में उसमें ह्यूमन लॉज को में नेचुरल लॉ को ही प्रेफरेंस दी, ठीक है। और यहाँ पे भी नेचुरल लॉ में को ही यहाँ पे बेस्ट बताया गया, वेदर इट्स द नेशनल और इन द इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आता है चेंज, ठीक है। उसी में ही जॉन लेक 17वीं सेंचुरी में आए, ठीक है। व्हाट दे सेड, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया है। पॉलिटिकल अथॉरिटी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। अब उन्होंने क्या बोला भैया कि जो ये लॉज बनते हैं ना, ये इंडिविजुअल के कंसेंट के बेसिस पे बनते हैं। और कौन बनाता है? ये पॉलिटिकल अथॉरिटी बनाती है। तो इसको कुछ तो इज्जत देनी चाहिए, इनको कुछ तो समझना चाहिए। फिर आता है अल्टीरेनियस यूटिलिटेरियनिज्म एंड लीगल पॉजिटिविज्म आते हैं। अब यहाँ पे देखो लीगल पॉजिटिविज्म आ गया, जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ वहाँ पे आ गई, ठीक है। इसमें हमारा आ गया जेरेमी बेंथम, 18th-19th सेंचुरी में ये आए थे। उन्होंने क्या बोला? एडवोकेट्स लॉ डैट मैक्सिमाइज ओवरऑल हैप्पीनेस वाइल मिनिमाइजिंग द सफरिंग इन द सोसाइटी। इन्होंने क्या बोला? भैया लोगों को खुश रहने दो, ठीक है, और कहते जो भी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है उसको भी दूर करो। तो उन्होंने लॉज जो बनाए उन्होंने क्या किया कि ओवरऑल हैप्पीनेस होनी चाहिए और जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है वो दूर होनी चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद जॉन ऑस्टिन आए 19th सेंचुरी में। इम्पोर्टेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लॉ एज अ सोशल कमांड विद द गोल ऑफ शेपिंग सोसाइटी अकॉर्डिंगली। उन्होंने क्या बोला कि भैया हमें जो लॉ बनाना है वो सोशल कमांड के बेसिस पे होना चाहिए कि जिससे हम सोसाइटी को अच्छे तरीके से शेप कर सकें, ठीक है। यहाँ पे अब 6th आ जाते हैं कि नेचुरल लॉ का फिर से रिवाइवल, मतलब ये थोड़ा सा चेंज आ गए थे, सोसाइटी के बेसिस पे आ गए थे। भैया सोसाइटी को भी कुछ समझ लो, सोसाइटी ने जो भी लॉ रूल्स वगैरह बनाए हैं वो उसके हिसाब से होने चाहिए। ये थोड़ा सा उस बेसिस पे बीच में थोड़ा चेंज आया था। बाद में फिर से हमारा एक तरीके से नेचुरल लॉ का रिवाइवल हो गया, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि द मॉरलिटी ऑफ द लॉ, उसका रिवाइवल हो गया। कब आया ये? 20th सेंचुरी में। कौन लेकर के आए? लॉन फुलर लेकर के आए। फिर और जॉन फिनिस भी लेकर के आए। उन्होंने क्या बोला कि नेचुरल लॉ एंड का मतलब है नेचुरल राइट्स, नेचुरल लॉ से ही हमें नेचुरल राइट्स मिल सकते हैं, ये उनका मानना था। फिर 7th में हमारा आया कंटेम्प्रेरी लीगल फिलोसफर्स आए। HLA हार्ट 20th सेंचुरी, जिन्होंने फिर से क्या प्रॉब्लम उठा के ले आए? लीगल पॉजिटिविज्म की, कि भैया नहीं, जो रूल्स हैं वही सब कुछ सही है। तो ये मतलब आप देख रहे हो थोड़ी सी डिबेट्स टाइप चल रही हैं, ठीक है। रोनाल्ड डॉकिन 20th सेंचुरी में बेटर लीगल, उन्होंने एक तरह से बैटल करी लीगल पॉजिटिविज्म एंड स्ट्रेस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉरल प्रिंसिपल्स। उन्होंने मतलब दोनों की चीज़ों को समझा, ठीक है, दोनों की बैटल करी और रीजनिंग दी लीगल इंटरप्रिटेशंस की। फिर मार्था नस्बैम जो है 20th to 21st सेंचुरी में आए। रिलेशनशिप बिटवीन द इमोशन एंड द जस्टिस इन आर पॉलिसी। उन्होंने क्या बताया कि रिलेशनशिप बताया कि इमोशन एंड जस्टिस के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, वो सब चीज़ों पर ऊपर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस दिया, ठीक है। फिर हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में यहाँ पर फिर से वही चीज़ आ गई कि एडवोकेट्स द आइडिया ऑफ द लीगल रूल्स बाय द हिस्टोरिकल एंड द कल्चर डेवलपमेंट। वही यहाँ पर लीगल रूल्स की प्रॉब्लम आ रही है कि भैया लीगल रूल्स ही जो है लेके चल रहे हैं, क्यों लेके चल रहे हैं? उन्होंने अपना ये एक तरीके से काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट दिया कि हिस्टोरिकल कल्चर्स भी उसी बेसिस पे बने हैं, तो जो लीगल रूल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सही होंगे। मतलब जो राजा महाराजा के टाइम पे जो भी लीगल रूल्स बने वो कुछ किसी सोसाइटीज़ की कल्चरल डेवलपमेंट और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट नीड्स को देख करके बने हैं। सो रियलिज्म एंड द सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस यहाँ पर आए। लीगल फॉर्म्स सोशल फिनोमिनन, और यहाँ पे वही चीज़ आ गई कि जो लीगल है वो किस वजह से बन रहे हैं। उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया सोशल फिनोमिनन की वजह से, सोशल नीड की वजह से बन रहे हैं, ठीक है। लास्ट में कंटेम्प्रेरी एंड द क्रिटिकल लीगल स्टडीज़ के बेसिस में जो आई चीज़, ये तो क्रिटिकल क्वेश्चनिंग हुई, ठीक है। और न्यूट्रलिटी मतलब यहाँ पे चेक की गई कि लीगल प्रिंसिपल्स की। सो दे इंटीग्रेट द इंसाइट्स फ्रॉम द वेरियस फील्ड्स सच एज द सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड द मैनी अदर एरियाज ऑफ द स्टडी। उन्होंने बोला भैया हमें लीगल प्रिंसिपल्स को तो लेके चलना है, बट साथ में न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी विद द रिस्पेक्टिव या कंसर्न एरियाज ऑफ द फील्ड्स। सो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड मैनी अदर एरियाज ऑफ द स्टडी। सो ये यहाँ तक है। देखो अब आपको
मैं आपको बताऊँ, मुझे पता है ये डेट्स याद नहीं होनी, मुझे भी डेट ये याद नहीं होनी। हमने बस इसमें मेन चीज़ें जो हैं ध्यान रखनी है। इतना सब कुछ मेरे को आपको बताने का बस ये मतलब था कि एवोल्यूशन चल कैसे कैसे रहा है, ठीक है, ये समझ आ गया। अब आपने सिर्फ डेट ये ऐसी याद रखनी है, शुरुआत हुई 1st सेंचुरी BC से, ठीक है, 1st सेंचुरी 4th सेंचुरी से, इतना ध्यान रखना, ठीक है। चेंजेस आपका पहला कब आया? 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में उन्होंने एक तरीके से लीगल पॉजिटिविज्म को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। अभी तक सारे नेचुरल लॉ के लिए कर रहे थे कि नहीं भैया मॉरलिटी कर रहे थे। 17th सेंचुरी में वापसी किस पे इन्फ्लुएंस चला गया? लीगल पॉजिटिविज्म में। लीगल पॉजिटिविज्म फिर से ऊपर यहाँ पे थोड़ा सी बहसबाजी चल रही थी, उसमें उन्होंने सोसाइटी की अपग्रेडमेंट के लिए, डेवलपमेंट की बेसिस पे, सोसाइटल नीड की बेसिस पे, सोसाइटल फिनोमिनन की बेसिस पे उन्होंने बहुत आर्ग्यूमेंट दिया कि नहीं लीगल पॉजिटिविज्म इज़ द राइट थिंग, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, यह हमारा ऐसा चलता रहा। बाद में हमारा चेंज आया थोड़ा सा, जो हमारा कंटेम्प्रेरी एंड द क्रिटिकल लीगल स्टडीज़ जब हुई, उन्होंने बोला ठीक है लीगल प्रिंसिपल्स एंड लीगल पॉजिटिविज्म इज़ गुड एट देयर एंड, बट उसमें हमारी क्या होनी चाहिए? न्यूट्रलिटी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द इंटीग्रेट इनसाइट्स ऑफ द वेरियस फील्ड्स, ठीक है, जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड मैनी अदर एरियाज ऑफ द स्टडी। जो आपको मैंने अभी लास्ट में जो 3 से 4 लाइनों में मैंने जो कंक्लूड किया है, दिस इज़ द ओनली समरी। इसी को ही आपने अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। मैंने उससे पहले जो आपको बताया कि आपको एक बेस पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ चल रही है, वो चीज़ आपने समझ आ गई। अब आपने जो याद रखना है वो याद ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने लास्ट में बताया वो रखना है, ठीक है। अब हमारे पास बात आ जाती है कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस एप्लीकेबल टू बिजनेस। सो यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है उसकी एप्लीकेशन जो है बिजनेस में होती है। तो देखो अभी तक जो हम पढ़ते हैं ना सिग्निफिकेंस ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस और ये सब चीज़ें कि हमें लॉ की नॉलेज की होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ जिससे आपको पता चले कौन कौन से पॉइंटर्स आपने वहाँ पे लिख के आने हैं। सो रूल ऑफ द लॉ क्या है? पिलर ऑफ द जस्टिस, मतलब देखो कैसे किस तरीके से हमें ये जो प्रिंसिपल्स हैं सपोर्ट करते हैं। रूल ऑफ द लॉ, ठीक है, हमें जस्टिस मिलता है, फेयरनेस मिलता है लीगल सिस्टम में, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स अंडर द लॉ, रिस्ट्रेंट्स ऑन द गवर्नमेंट पावर, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड द सर्टेनिटी इन द लॉ, अकाउंटेबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी, द राइट्स टू एक्सेस द जस्टिस। ईजी, वेरी ईजी, आपको समझ आ गया कि ये जो हमारा है ये रूल ऑफ लॉ एक तरीके से हमें जस्टिस और फेयरनेस प्रोवाइड करता है। उसके लिए पॉइंटर्स हैं, ये आप कर लेंगे। बिजनेस लॉ में हमारा है इक्वलिटी एंड द फेयरनेस होनी चाहिए, वही बात आ गई, वहाँ पे जस्टिस आ गया था, यहाँ पे हमारा एक तरीके से इक्वालिटी एंड द फेयरनेस आ गया। ये क्या हो गया? इन टर्म्स ऑफ कि हमें जो सर्विसेज देनी है उस बेसिस पे। सो ये हमारा गया अ कमिटमेंट टू इक्वल ट्रीटमेंट, अडॉप्टिंग द फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, अ फेयर एंड द इक्विटेबल कॉन्ट्रैक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वर्क प्लेस इक्वालिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत ईजी था, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा। सो देखो फर्स्ट यूनिट में यही सब कुछ था, सॉरी नॉट फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर में यही सब कुछ था। तो हमें इसी चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देना था, ज़्यादा ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा वो लग रहा है, बट फिर भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि इसी तरीके से सारे चैप्टर्स होने वाले हैं। तो ये अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको थोड़ा तो हम होगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया हो और इसी की सारी पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी, आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।